नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी प्लस सी वीडियो री एग्ज़ाम के लिए हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स की प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। इसमें हम लोग सामान्य हिंदी के पोर्शन में 3 प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं। आज आपका चौथा प्रैक्टिस सेट है। उम्मीद है ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। देर न करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं चौथे प्रैक्टिस सेट की। प्लीज़ आप लोग जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। पहले जो है दिया गया एक गद्यांश, इसे पढ़ना है तो हम लोग गद्यांश को पहले अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसी से इसका आंसर निकलता है, तो इसे पढ़ना जरूरी होता है। गद्यांश है आपका, देश की हित चिंता में जिसने शरीर पर थोड़े से वस्त्र रखना ही अपना कर्तव्य समझा और जो छीड़काय होकर भी महान आत्मा का स्वामी था, उस मोहनदास करमचंद गांधी को हमारा नमस्कार हो। वही महात्मा था, वही राष्ट्रपिता था। नए भारत के निर्माण में जो कार्य उन्होंने किया वह स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है। उस महान आत्मा की भौतिक देह पिस्तौल की गोलियों से 30 जनवरी 1948 को समाप्त हो गई। सत्य अहिंसा के पुजारी उस महात्मा को हमारा प्रणाम है। गांधी जयंती जो है गांधी का जन्म दिवस है। यह प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये आपका पूरे महात्मा गांधी के बारे में दिया है। अब इस पे क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं देखिएगा। दिया है महान आत्मा का स्वामी कौन है, सीधे सीधे पता चल रहा है कौन है, मोहनदास करमचंद गांधी हैं। ऑप्शन यहाँ से आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जयंती कब मनाते हैं? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ से बी से जाएगा, 2 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, छीड़काय का अर्थ क्या है? तो छीड़काय का अर्थ होता है दुबला पतला शरीर वाला, ठीक है ना। तो सही जवाब ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा, कौन सा, दुबला पतला शरीर वाला व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, सत्य और अहिंसा किसके हथियार थे? तो ये सब जो है आपके ऑप्शन डी से हो जाएगा, गांधी जी के हथियार थे सत्य और अहिंसा। ऑप्शन यहाँ से डी सही है। पेन के थोड़ा मोटा करते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी के द्वारा किए गए कार्य लिखे हैं? तो आपने गद्यांश में पढ़ा कि स्वर्णाक्षरों में लिखे हैं। सही जवाब ऑप्शन बी, स्वर्णाक्षरों में लिखे गए हैं। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्वक वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? सही जवाब हो जाएगा आपका 6ठे नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। ये जो है अनुपमान अलंकार है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ से ए सहीगा, अनुपमान अलंकार है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, जायसी किस धारा के कवि थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में आप लोग जानते हैं। ये जो है आपके प्रेम मार्गी भक्ति धारा के जो है कवि थे। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा, 7वें नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। ये सूफी परंपरा से जो है संबंधित थे। इन्होंने नागमती का वियोग वर्णन बहुत ही मार्मिक ढंग से किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए तत्सम शब्दों के युग में कौन सा युग्म त्रुटि पूर्व है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दही दधी दही। ये आपका त्रुटि पूर्ण है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ से बी से हो जाएगा 8वें नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। क्योंकि जिस जो है दधि जो होता है और तत्सम होता है, देखिए पहले दधि जो है तत्सम होता है और दही जो है तदभव होता है, ठीक है। और संयुग्म में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? 9वां क्वेश्चन है। सही जवाब ऑप्शन बी जो है ज्ञ जो है संयुक्त व्यंजन होता है। ऑप्शन यहाँ से बी से हो जाएगा ज्ञ, जो कि ज और इ से मिलकर बना होता है। और संयुक्त, जैसे और संयुक्त की बात करें संयुक्त व्यंजन की, तो इसमें जो है छ आ जाता है, स्र आ जाता है, त्र आ जाता है। ये सब जो है संयुक्त व्यंजन के उदाहरण हैं। अगले पेज पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया आपका, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा, त जो है वह दंत ध्वनि, ठीक है ना। त जो है दंत ध्वनि। देखिए आप लोगों ने पढ़ा है होगा केटीएम 2, ठीक है ना। केटीएम 2 इस तरह से आता है, कंठ होता है, तालव्य होता है, मूर्धन्य होता है, दंत होता है, इस तरह से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था?
तो बिहारी जी का जन्म जो है बात करें तो सही जवाब ऑप्शन सी, ग्वालियर में हुआ था। ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा, कहाँ हुआ था? ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। और यह जयपुर के राजा जय सिंह के आश्रित कवि थे, यानी उनके दरबार में रहे थे, ठीक है ना। और जो है ये बिहारी सतसई नामक पुस्तक की रचना की और ये रीति काल के प्रसिद्ध कवि थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े में अलंकार कौन सा है? ध्यान से पढ़िएगा, उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, इसमें से अलंकार पूछा है। सही जवाब हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें प्रतीप अलंकार है, ठीक है ना। इसमें कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार होता है। ऑप्शन यहाँ से आपका डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अष्ट का तद्भव रूप क्या है? तद्भव पूछा है अष्ट का, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। 8 इसका तद्भव है, ठीक है ना। अष्ट का तद्भव क्या होता है? 8 होता है। ऑप्शन आपका यहाँ से डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, इस पंक्ति में दिए गए विकल्पों में सही अलंकार का चयन करना है। इसमें बताना है आपको कौन सा अलंकार है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें जो है यमक अलंकार है। ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का यमक अलंकार है, ठीक है। पंक्ति में यमक अलंकार है क्यों? जब एक शब्द का प्रयोग 2 बार होता है और दोनों बार का उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहां पर यमक अलंकार होता है। बहुत बार ये उदाहरण पूछा जाता है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर का दिया है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इस पंक्ति में कौन सा रस है? इसमें रस पूछा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें जो है श्रृंगार रस है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ से बी से जो कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। इसमें जो है मीरा और कृष्ण, भगवान कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया गया है। और इसमें देखिए श्रृंगार का जो है यहाँ संयोग श्रृंगार होगा, क्योंकि देखिए श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, तो संयोग श्रृंगार एक वियोग श्रृंगार, यहाँ पर संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का, देखते हैं। यहाँ से दिया गया आपका गोबर गणेश, यह किस समास का उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह आपका करण तत्पुरुष है, ठीक है ना। गोबर गणेश जो है करण तत्पुरुष का उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर का दिया गया है, रहीमन चुप हैं बैठे देखी दिनन के फेर, जब नीके दे आई हैं बनत न लगी हैं बेर। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? देखिए छंद से भी क्वेश्चन आ गया। सही जवाब बनता है इसमें जो है आपका दोहा है। कौन सा छंद है? दोहा है। ऑप्शन ए सही होगा 17 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। दोहा की अगर बात करें तो यह एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है और इसमें प्रथम और तीसरे चरण में, यानी विषम चरणों में पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में जो है 11 मात्राएं होती हैं। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन है? चरमोत्कर्ष लिखना है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जो है चरमोत्कर्ष इस तरह से लिखा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ से ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वाक्य खंडों में से कौन सा वाक्य खंड त्रुटिपूर्ण है? 19 नंबर का क्वेश्चन है। सही जवाब है ऑप्शन सी, सबसे जो है सर्वोत्तम है। ये है आपका जो है त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। क्योंकि सर्वोत्तम किस तरह से लिखा जाता है? रूप सर्वोत्तम होगा, जबकि सर्वोत्तम शब्द सबसे उत्तम से पहले मिलकर बना है, अतः यह प्रयोग व्यर्थ है। सबसे उत्तम बोल दिया तो आपका सर्वोत्तम हो गया। सर्वोत्तम जब सबसे बोल दिया तो यहाँ सर्वोत्तम लिखना उचित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, उपसर्ग को कहते हैं। तो उपसर्ग जो होता है आपका ऑप्शन ए सही का शब्दांश होता है। किसी शब्द का कुछ अंश होता है, इसलिए इसे शब्दांश बोलते हैं। ऑप्शन ए सही होगा 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब, क्योंकि यह जो शब्द के पहले आकर उसका जो है विशेष अर्थ प्रकट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पवन शब्द में कौन सी संधि है? 21 नंबर का क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा इसमें अयादि संधि है। ऑप्शन सी से हो जाएगा कौन सी?
अयादि संधि है पवन में। यहां से सी लगाएंगे। अगले पेज पर आते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है आपका, जिस समास में पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उसे जो है द्वंद्व समास कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है दोनों पद प्रधान होते हैं, इसलिए इसे द्वंद्व समास कहा जाता है। उदाहरण के रूप में देखते हैं, द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिए कि ये भी कभी कभी पूछ जाता है। कौन कौन? पहला होता है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा होता है समाहार द्वंद्व और तीसरा आपका वैकल्पिक द्वंद्व होता है। इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तिरस्कार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा। सही जवाब है यह होगा आपका तिरह धनकार। यह आपका तिरह धनकार होगा। इस क्वेश्चन को कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है ना। यह आपका विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए। इसमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम है? सही जवाब है ऑप्शन डी, कृष्ण जो है वह तत्सम शब्द है। ऑप्शन डी से हो जाएगा कृष्ण, ये आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, अच्छे से पढ़ेंगे क्वेश्चन। वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 से 6 के अंतर्गत दिए गए हैं, ठीक है ना। 1 से 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश य, र, ल, व के अंतर्गत बिना क्रम के चारों अंशों को उचित क्रमानुसार मिलाना है, ठीक है ना। इसे में कौन सा समय, यानी पहला दे दिया गया, अंतिम दे दिया गया, और बीच में कौन से नंबर पे कौन आएगा, यही पूछा है। दिया है समय को परखने वाला, लास्ट में दिया है हो जाता है। सही जवाब होगा। कैसे सही क्रम बनाएंगे? लगेंगे समय को परखने वाला, उसके बाद आएगा रंक से धनवान। कहाँ दिया गया है? दूसरे नंबर पे ए आएगा, रंक से धनाढ़, ठीक है ना। रंक से धनाढ़ और समय की उपेक्षा, ठीक है, करने वाला। तीसरे नंबर पे ए आएगा, समय की उपेक्षा करने वाला। करोड़पति भिखारी से, देखिएगा करोड़पति भिखारी से, तीसरे नंबर पे ए आएगा। कहाँ गया? भिखारी हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसे हम लोग पूरा करेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ से 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है ना। 25 नंबर का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पहले नंबर पर आएगा र, माफ कीजिएगा, ये दूसरे नंबर पर यह आएगा, तीसरे नंबर पर वह आएगा और चौथे नंबर पर ल आएगा, ठीक है। तो पहले नंबर पर क्या लगाते हैं, इसे थोड़ा सा हम लोग इरेज करेंगे ताकि अच्छे से दिखाई दे। इसे इरेज करेंगे, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा, क्योंकि समय को परखने वाला, रंक से धनाढ़, उसके बाद ल आएगा, करोड़पति से भिखारी, उसके बाद यह आएगा और समय की जो है उपेक्षा करने वाला हो जाता है। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी सही कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया आपका खूंटी शब्द का बहुवचन बताना है आपका। 26 नंबर का क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा, खूंटियाँ होती है। ऑप्शन सी से हो जाएगा क्या? खूंटियाँ होती हैं, ठीक है। देखिएगा 25 नंबर का क्वेश्चन जो है, इसे आप लोग जो है संशोधन कर लीजिएगा। उसका ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसका ऑप्शन सी सही होएगा, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? तो दोहा का विपरीत आपका होता है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोहे की विपरीत की बात करें तो ये होता है, दोहा के बाद में देखते हैं तो दोहा एक मात्रिक अर्धमात्रिक समछंद होता है। इस छंद को 4 चरणों में विभक्त किया जाता है। पहला और तीसरा जो है समछंद होता है, मतलब मात्राएं समचरणों में होती हैं, और दूसरा जो है 11-11 मात्राएं होती हैं। पहले में तो तीसरे में 13-13 और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहा छंद का उल्टा जो होता है जो है सोरठा होता है। अब सोरठा इसमें दिया नहीं है, तो आपका ऑप्शन यहाँ से डी से हो जाएगा, क्योंकि सोरठा देखा जाए तो पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं दोहा और सोरठा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। क्या पंक्ति दी गई है? रूनित भृंग घंटावली, झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चले, कुंजरु कुंज समीर। इसमें अलंकार बताना है।
सही जवाब है ऑप्शन सी, इसमें जो है यमक अलंकार है। ऑप्शन सी से हो जाएगा कौन सा अलंकार, यमक अलंकार है इसमें। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, तो जो दीन दुखियों को भोजन देता है उसे सदावर्त बोला जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, सही जवाब है ऑप्शन सी, कीचड़ उठाने का मतलब होता है बदनाम करना। ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा, बदनाम करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे अच्छा अच्छे तो आप हैं, इसमें कौन सा कारक है, तो इसमें अगर कारक देखा जाए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें अपादान कारक है। उससे अच्छे तो आप हैं, इसमें कौन सा कारक है, अपादान कारक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, 32 नंबर का क्वेश्चन है। सही जवाब है ऑप्शन बी, जलद जो होता है वह कमल का पर्यायवाची नहीं होता, क्योंकि यह बादल का पर्यायवाची होता है जलद, ठीक है। बाकी सरोज, पंकज, जलजात, ये तीनों के तीनों जो है कमल के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष का विलोम बताना है आपको। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से का परोक्ष होता है। प्रत्यक्ष का विलोम जो सामने हो प्रत्यक्ष होता है, जो सामने न हो वह परोक्ष होता है। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। अगले पेज पर आते हैं आप, क्वेश्चन दिया आपका, लिंग की दृष्टि से दही क्या है, तो दही शब्द जो है वह आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन बार बार विवादों में आता है, लेकिन दही शब्द जो है पुल्लिंग में आता है। हिंदी में दही हो गया, मोती हो गया, पानी हो गया आदि जो है जड़ द्रववाचक जो संज्ञाएं होती हैं वो सदैव पुल्लिंग में लिखी जाती हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक का संधि विच्छेद बताना है। प्रत्येक सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रतिधन एक होता है प्रत्येक का संधि विच्छेद। 35 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये जो है आपका यण संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से यथाविधि का सही समास कौन सा है। यथाविधि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। यथाविधि, यथा हो गया, जथा हो गया, प्रति हो गया, ये सब शब्द जहाँ आ जाते हैं वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है, क्योंकि जो है अव्ययी भाव समास में जो है पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद जो है संज्ञा होता है, और समस्त पद में अव्यय के अर्थ का ही प्रधानता होती है, ठीक है ना, यानी पहले पद की प्रधानता होती है। जैसे उदाहरण के देखा जाए, यथाविधि हो गया, ठीक है ना, यथाविधि हो गया, प्रतिदिन हो गया, यथाशक्ति हो गया, ये सब जो है आपके अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, लौकिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है। 37 नंबर का क्वेश्चन है। सही जवाब देखते हैं इसमें, ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका, क्या होगा, इक प्रत्यय है। ऑप्शन डी है इक प्रत्यय लौकिक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताना है। पूजनीय कैसे लिखते हैं, बार बार एक क्वेश्चन पेपर में आता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पूजनीय होता है ना कि पूजनीय होता है, तो ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। सही जवाब है ऑप्शन ए, अपना काम स्वयं करो, ठीक है ना, अपना काम स्वयं करो। ऑप्शन ए से होगा 39 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रिका का पर्याय बताना है। सही जवाब है ऑप्शन सी, चंद्रिका का पर्यायवाची देखा जाए तो कौमुदी होता है। ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा, कौमुदी होता है। अन्य पर्यायवाची देखा जाए तो चांदनी हो गया, चंद्रकला हो गया, ज्योत्सना हो गया, ये सभी के सभी जो है चंद्रिका के पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ बताना है। गतानुगतिक सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, ठीक है ना, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला आपका गतानुगतिक कहलाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तू डाल डाल में पात पात का अर्थ बताना है। सही जवाब है ऑप्शन डी,
चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ऑप्शन है आपका यहाँ से डी से हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो। ठीक है ना, चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो जो है वह हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ है। ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन कहलाते हैं? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ से बी से हो जाएगा। भारती हरिश्चंद्र जो है हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कहलाते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई बच्चा नहीं खेलेगा रेखांकित शब्द क्या है? यानी कोई शब्द इसमें क्या है? सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, यह जो है सार्वनामिक विशेषण है कोई। ऑप्शन यहाँ से सी से होगा, सार्वनामिक विशेषण है। ये सर्वनाम देखा जाए तो इनकी संख्या जो है आपकी 11 होती है। जैसे मैं, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो। ठीक है ना, ये आपका सर्वनाम के उदाहरण है। और जब सर्वनाम वाले शब्द विशेषण का कार्य करे तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहता है। ठीक है ना, अगर कोई सर्वनाम है लेकिन वो विशेषण का कार्य करे तो वह आपका सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, जैसे हो गया गुणवाचक विशेषण, कालवाची हो गया, अस्थाईवाची हो गया, रंगवाची हो गया, ये सब गुणवाचक विशेषण इस तरह से हम लोग देखते हैं। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन है। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए। यानी सम्मान का कारक बताना है। कौन सा कारक है? सही जवाब है यह जो है अधिकरण कारक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से हो जाएगा। कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। अगला क्वेश्चन, खिड़की किस प्रकार का शब्द है? देखिए देशज, विशेषज, तत्सम, तद्भव से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा खिड़की शब्द जो है ये आपका देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से होगा, देशज शब्द है। अगला देखते हैं, सकल और शकल का अर्थ क्या होता है? देखिए एक छोटा सा है तो सकल पढ़ेंगे, एक बड़ा सा है तो शकल पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसका अर्थ क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। सकल मतलब होता है संपूर्ण और शकल मतलब होता है अंश। तो यहाँ से पूरा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चौथे नंबर सेट का हिंदी का 50% यहाँ से पूरा कवर हो गया। उम्मीद है आपको ये पसंद आ रहा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए। धन्यवाद।